नमस्कार। आज हमारे पास एक श्रोता के भेजे कुछ स्रोत हैं भारतीय संविधान पर। जी तो आज हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये बना कैसे और आज के समय में इसकी क्या जगह है, क्या अहमियत है। बिल्कुल, काफी दिलचस्प विषय है ये। हाँ, तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या कुछ है। शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये बना कब। स्रोत बताते हैं 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। हाँ, अपनाया गया और फिर लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम गणतंत्र दिवस की तरह मनाते हैं। जी, ये तारीख है तो याद है, पर इसके पीछे की कहानी काफी लंबी रही होगी। हाँ, असल में काफी लंबी। पूरी संविधान सभा ने मिलकर इसे तैयार किया और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्हें मुख्य वास्तुकार माना जाता है। अच्छा। पूरा समय लगा, आप देखिए, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। बाप रे, लगभग 3 साल। जी, और ऐसा नहीं कि सब कुछ एकदम नया सोचा गया। दुनिया भर के संविधानों से मतलब अच्छी चीजें ली गईं। जैसे किन देशों से? जैसे ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए। पर ये नकल नहीं थी, उन्हें भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से ढाला गया था। समझ गया। तो ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, बल्कि ये देश का सर्वोच्च विधान है। स्रोत यही कहते हैं। बिल्कुल, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इसी ने भारत को एक, क्या कहते हैं, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। ये शब्द भारी लगते हैं सुनने में, संप्रभु, समाजवादी। इनका आसान मतलब क्या हुआ? देखिए, संप्रभु मतलब भारत अपने फैसले खुद लेगा, बाहर का कोई दबाव नहीं। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये शब्द बाद में जोड़े गए, पर इनका भाव तो था ही शुरू से। मतलब सामाजिक न्याय, आर्थिक बराबरी पर जोर और राज्य का सभी धर्मों से एक जैसा बर्ताव। और लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब सरकार जनता चुनेगी। हाँ। और देश का मुखिया यानी राष्ट्रपति वो भी चुना हुआ होगा, कोई राजा या रानी नहीं। और सबसे जरूरी बात, इसने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए। हाँ, जैसे समानता का अधिकार, बोलने की आजादी। जी, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के खिलाफ अधिकार और भी कई। और ये ऐसे अधिकार हैं जिनके लिए आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा। और इसने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भी किया है ना। हाँ, एक संघीय ढांचा बनाया। हालांकि देश की एकता के लिए केंद्र को थोड़ा मजबूत रखा गया है। एकात्मक पूर्वाग्रह कहते हैं इसे। ठीक है, अब आते हैं उस हिस्से पर जहां स्रोत बताते हैं कि 1950 में इसका मतलब और आज के मतलब में फर्क है। ये बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। हाँ। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 1950 में देश नया नया आजाद हुआ था, विभाजन का घाव ताजा था। हाँ, बिल्कुल। तो उस वक्त संविधान का जो मेन काम था वो था देश को जोड़ना। 500 से ज्यादा रियासतें थी, उन्हें भारत में मिलाना, करोड़ों लोगों को पहली बार वोट डालने का हक देना। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। जी। और समाज में जो गहरी जड़ें जमाए बैठा भेदभाव था, खासकर जाति को लेकर, उसके खिलाफ एक कानूनी लड़ाई शुरू करना। तो तब ये एक तरह से देश को समाये रखने का, एक साथ लाने का और चलाने का एक नक्शा था, बुनियाद थी। और आज क्या भूमिका है इसकी? आज स्थितियां बदल गई हैं। राष्ट्र तो बन चुका है, अब फोकस ज्यादा है अधिकारों की रक्षा पर। जैसे निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, या फिर नई चुनौतियां जैसे ऑनलाइन दुनिया में अभिव्यक्ति की आज़ादी, हेट स्पीच, या फिर पर्यावरण से जुड़े मुद्दे। न्याय का दायरा भी बढ़ा है, LGBTQ+ अधिकार जैसे मुद्दे अब अहम हो गए हैं। हाँ, ये तो है। और केंद्र राज्य के जो रिश्ते हैं वो अब और जटिल हो गए हैं, उन्हें संभालना, सामाजिक बदलाव को दिशा देना। तो कह सकते हैं कि 1950 में ये राष्ट्र निर्माण का औजार था, आज ये नागरिकों के अधिकारों की ढाल ज्यादा है और लोकतंत्र को जिंदा रखने का एक तरीका। मतलब तब बुनियाद रखी जा रही थी, अब उस इमारत को संभाला जा रहा है और उसे मौसम के हिसाब से बदला भी जा रहा है। एकदम से कहा आपने, नींव से ढाल तक का सफर है ये। लेकिन स्रोतों में कुछ आलोचनाएं भी हैं। जैसे एक तो ये कि ये बहुत लंबा है, दुनिया का सबसे लंबा संविधान। हाँ, ये आलोचना तो आम है, काफी विस्तृत है, जिससे शायद आम इंसान के लिए समझना मुश्किल हो। और क्या कमियां बताई गई हैं? कुछ लोग मानते हैं कि इसमें केंद्र को जरूरत से ज्यादा शक्तियां दी गई हैं, जिससे राज्यों को थोड़ी कम आजादी मिलती है। फिर इतने सारे संशोधन हो चुके हैं, 100 से भी ज्यादा। हाँ, 100 से ज्यादा। तो सवाल उठता है कि क्या इसकी मूल भावना बदल रही है?
कहीं कहीं भाषा थोड़ी अस्पष्ट है, जिसकी वजह से कोर्ट को दखल देना पड़ता है व्याख्या के लिए। और फिर जमीनी हकीकत कि कई अच्छे आदर्श हैं, पर वो ठीक से लागू नहीं हो पाए, शायद ब्यूरोक्रेटिक देरी या इच्छा शक्ति की कमी से। ये सीमाएं भी हैं। जी। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से यही समझ आता है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीवित दस्तावेज है। बिल्कुल सही, एक लिविंग डॉक्यूमेंट जो समय के साथ सांस लेता है, बदलता है। ये परंपरा और आधुनिकता, अधिकार और कर्तव्य, विविधता में एकता, इन सब को साधने की कोशिश करता है। और अपनी कमियों के बावजूद ये एक मजबूत नींव तो है ही। यकीनन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए ये एक असाधारण दस्तावेज है। इसने हमें एक राष्ट्र के तौर पर जोड़े रखा है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इन स्रोतों को पढ़कर मन में आता है। जी। कि आने वाली पीढ़ियां जब वो नई चुनौतियों का सामना करेंगी, चाहे वो तकनीक की हो या पर्यावरण की या कुछ और, तो वो इस संविधान को कैसे देखेंगी, इसकी व्याख्या कैसे करेंगी? क्या इसमें वो ऐसे बदलाव लाएंगी जिनके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते? ये सोचने वाली बात है। वक्त ही बताएगा।